तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी का वर्णमाला टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम पहले बेसिक समझे, क्योंकि मैं पता है आपको कि मैं जो भी शुरू करता हूँ सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, हम सबसे पहले तो यही देखें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला है क्या। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कोई वर्णमाला लिख, मैं कह रहा हूँ कि जैसे का खा गा गा अंगा, ये एक लाइन होगी वर्णमाला की। अगर मैं का पिचा पिपा पिज्ञा ये व्यवस्था क्रम नहीं हुई ना, तो वर्णमाला की जो व्यवस्थित क्रम है, तो वर्ण है उनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, थ्योरी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी से भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, अक्षर हो जाएगी या वर्ण, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, शब्द है। शब्द मतलब कोई शब्द लिखा हुआ, जैसे मैंने लिख दिया राम, तो इसका कोई अर्थ हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ये एक सार्थक एक शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक इकाई की इकाई दी जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, लिखित इकाई हो जाएगी वर्ण। अगर लिखित इकाई कौन सी, वर्ण। अगर मैं इधर लिख दिया रा, तो कौन सा, ये लिखा हुआ है ना, तो लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी वर्ण हो जाएगी। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो भी वर्ण हो जाएगा या अक्षर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो भी वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ ले तो मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि। मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन, ध्वनि तो है। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको वर्णमाला का खा गा गा अंगा, ये शब्दों को मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। मैं भाषा कौन सी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी यानी देवनागरी लिपि बोल रहा हूँ, तो भाषा तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, हिंदी की सबसे छोटी जो इकाई मैं बोल रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि हो जाएगी। अब इधर हमारा क्वेश्चन बने को वर्ण के भेद, यानी वर्णमाला के भेद या वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के भेद होते हैं दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा आपको बताना दो होते हैं। दो कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज हम देखेंगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किन्हें कहते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप क्या होता है, मतलब किसी भी अन्य अक्षर की सहायता लिए बिना हम जिस स्वर को बोल सकते हैं उसको हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे मैं अब आ बोल रहा हूँ, आ मैंने लिख दिया या आ बोल दिया, तो मुझे आ के साथ किसी शब्द किसी अक्षर या किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है ना, ये स्वतंत्र रूप से मैं बोल सकता हूँ। तो स्वर किसे कहते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं या स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कितने, आ ई उ ऋषि, ए आए ओ औ अंक आ, ये कौन सी है, हमारे स्वर हो जाएंगे। व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन वो है जो भी वर्ण, व्यंजन क्या की परिभाषा क्या बनेगी, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या था कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे किसी की सहायता लिए बिना। स्वर की परिभाषा एक बार और मैं आपको बताऊंगा, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन व्यंजन क्या हो जाएगा, जो भी वर्ण, व्यंजनों में किनकी सहायता, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजनों में। व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अब मैं का बोल रहा हूँ तो का और आ, का इसमें हमारा आधा हो जाएगा पूरा आ, क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं स्वर आधे नहीं होते, स्वर होते हैं पूरे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। खा में क्या हो जाएगा, खा में आधा तो अपना खा हो जाएगा और आ लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इधर लिख दूं खी, इसमें तो आधा खा लिखा हुआ है, आधा खा लिखने के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं, प्लस ई लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस ई लिखा हुआ है खी में। तो हमारे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन है उसके साथ में स्वर छिपे हुए होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वरों के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। जो में लिखे हैं ये लिखने के आधार पर हो जाएंगे। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है कितनी, 13।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। लिखने के आधार पर कितने हो गए? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछ ले तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। हमारे जो अंक और आहा, जो हमारी अंक और आहा होते हैं, इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं अयोग्यवा। इन दोनों कहते हैं अयोग्यवा कहते हैं, अयोग्यवा कहते हैं। जो हमारा अंक है, जो अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। जो हमारा ये अंक होता है, जो हम अंक लिखते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। इस अंक वाले को कहते हैं अनुस्वार। जो हमारा ये आहा वाला शब्द होता है, ये आहा, इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है? ये स्वरों में गिनती नहीं करते इसकी। तो स्वरों की संख्या कोई पूछे कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी? 13 हो जाएगी। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 हो जाएगी। हमारा ऋषि हट जाएगी। जब उच्चारण की बात आ जाएगी उसमें हमारा ऋषि हट जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। और ये वाले तो पहले हट गए, अयोग्य हट गए थे। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। स्वरों की संख्या टोटल पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 11। और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ ले तो संख्या हो जाएगी 13। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन में बनते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर और एक हो जाएगा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है। और प्लुप्त स्वर में ह्रस्व स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगता है। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये क्वेश्चन में दे के पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से? हमारे ह्रस्व स्वर हो जाएंगे जो छोटे वाले होते हैं। छोटे वाले कौन से होते हैं? हमारा छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और ऋषि हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन? दीर्घ मतलब पहले से आपको पता चला, दीर्घ यानी बड़े। तो बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी होती? 7 होती है। जो हमारे दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे कौन से? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो हास्य स्वर से बोलने में तिगुना, जैसे ओम, राम। ये कौन से? ये प्लुप्त स्वर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। जो स्वरों को जीभ के आधार पर, यानी जीभ के भाग पर, इसी को जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। जो हमारी जीभ है, जीभ में हमारे 3 प्रकार से, जो हमारी जीभ के आगे वाली आगे से बोला जाता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के हमारे मध्य भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर जीभ के हमारे सबसे पीछे वाले भाग यानी से बोला जाता है उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से? अग्र स्वर किसे कहते हैं? जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन कौन से? जीभ के मध्य भाग से बोलने वाले स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जीभ के पिछले भाग से बोलने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो यही पूछता है कि जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से कौन बोले जाते हैं? ई और ए है। आपको देखना ये आगे की ओर ये भाग रहे हैं, ये आगे भाग रहे हैं, ये आगे भाग रहा है, ये ए आगे भाग रहा है और ये आगे भाग रहा है, मतलब ये आगे की तरफ लुढ़क रहे हैं। तो इसमें आपको ट्रिक हो जाएगी कि जो आगे की तरफ इनकी ये भाग रहे हैं। तो हमारे अग्र भाग से कौन कौन बोले? जीभ के आगे वाले भाग से कौन कौन बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और ए आई। ये हमारे 4 हैं जो हमारे जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से केवल एक ही है जो आ बोला जाता है। मध्य भाग से छोटा आ बोला जाता है। और पश्च भाग यानी पिछले भाग से हमारे जो जीभ के पीछे वाले भाग से बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ 5 बोले जाते हैं। मध्य भाग से 1 बोला जाता है, जीभ के अगले भाग से 4 और जीभ के पिछले भाग से 5 स्वर बोले जाते हैं। 5 स्वर कौन कौन से हैं? जीभ जो पिछले भाग से बड़ा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे 5 हो जाएंगे जीभ के पिछले वाले भाग से। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कई बार पूछ चुका है। मुख खुलने के आधार पर, ये इन्हीं को मुख विवर या जीभा की ऊंचाई के आधार पर कहते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 का और कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा समृत स्वर, समृत स्वर, एक हो जाएगा हमारा अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये हमारे मुख खुलने के, यानी मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार जो 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 भाग मैंने आपको बता दिया है कि हमारा पहला हो जाएगा समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। अब इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? याद करना कठिन है ना, तो हम याद कैसे करेंगे? जो विवृत, विवाह हुआ, आ नाम का एक व्यक्ति है, विवृत से उसका विवाह हुआ। जो आ नाम का व्यक्ति है उसका विवाह हुआ, आ नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ, आ नाम के व्यक्ति से विवाह, विवाह से हो जाएगा विवृत, विवाह हुआ। तो इसने सभी को बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया मतलब उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया। समृत स्वर में उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, तो समृत स्वर मतलब सबको बुलाया, सबसे हो जाएगा समृत स्वर। उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, उसको मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएंगे, और इसको से छोटी ई और बड़ी आ जाएगी। और आधे लोग कह रहे हैं ए, ओए, इसको नहीं बुलाया, ओए उसको नहीं बुलाया। जो ओ और ए हो जाएगा अर्ध समरस, ओए ओए। आधे लोग कह रहे थे ओए ये दूल्हा देखो, ये आप ट्रिक लगा सकते हैं कि आधे लोग कह रहे हैं ओए दूल्हा देखो, ओए, तो आधे लोग से हो जाएगा अर्ध समरस स्वर। अर्ध समरस स्वर में ओ और ए आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो अर्ध समृत स्वर में आ जाएंगे। छोटा आ, ए और औ, ये कौन से हो जाएंगे? अर्ध समृत स्वर हो जाएगा। मुंह खुलने के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार के होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इनकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको याद करने के लिए। आगे देखते हैं हमारे उच्चारण या ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। मतलब उच्चारण या ओष्ठ आकृति, जो हमारे ओष्ठ होते हैं, ओंठ होते हैं, उनकी आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने? 2 होते हैं। एक होता है व्रतमुखी स्वर और एक होता है अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर का मतलब जो वो शब्द हैं जो हम उनको बोलने पर हमारे जो होठों में व्रत बन जाता है, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। अव्रतमुखी स्वर जो ऐसे स्वर जिनको हम बोलने पर हमारे ओंठों में व्रत नहीं बनता है। जो आप स्वयं खुद बोल कर देखिए, ऊ बोलेंगे आप तो आपका ओंठ जो है गोलाकार हो जाएगा, इसी को व्रत टाइप बन जाएगा। तो ऊ, ओ, औ, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या व्रत बन रहा है। तो व्रत बन रहा है हमारे ओठों में, इसीलिए इन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हो जाएंगे हमारे व्रतमुखी। अव्रतमुखी की संख्या कितनी हो जाएगी? अव्रतमुखी की संख्या है 6। बाकी 4 तो इसमें आ गए व्रतमुखी में, बाकी इसमें किस में आ जाएंगे? अव्रतमुखी में। अव्रतमुखी में कौन कौन से हैं? अब ये जो 6 मैंने लिखे, आप 6 को आप पढ़ के देखें कि इसमें आपके होठों में व्रत नहीं बनेगा। आ, ई, ए, आए, व्रत नहीं बन रहा है ना, तो ये कौन से हो जाएंगे? अव्रतमुखी हो जाएगा, अव्रतमुखी हो जाएंगे, और 4 ही हमारे व्रतमुखी हो जाएंगे। आगे देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो स्वरों की जाति है उनके आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। स्वरों की जाति के आधार पर, जाति के आधार पर 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे? एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब है कि समान जाति वाले, जाति इनकी समान है। सजातीय मतलब समान जाति वाले स्वर, और विजातीय मतलब अलग जाति वाले स्वर। समान जाति मतलब जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, वो समान जाति को, जैसे आ, ई, ऊ, ये जो 6 के 6 हैं ये किसी से मिलकर नहीं बने हुए, ये कि समान जाति से हैं। और जो विजाती हैं जो 2 जाति से मिलकर बने हुए, ए, आए, ओ, औ, ये हमारे जो हैं ये संयुक्त स्वर कहते हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर ही मैंने लिखे हैं। जो विजाती होते हैं वो संयुक्त स्वर मतलब 2 जाति से मिलकर बने हुए हैं। आ और ई 2 अलग अलग जाति हो गए ना। आ छोटा और छोटी ई से हमारा ए बनता है, छोटा आ और छोटा ऊ से हमारा ओ बनता है, बड़ा आ और बड़ा ऊ से हमारा ए बनता है, बड़ा और
और ओ से हमारा औ बनता है, ये कौन से हो गए? ये कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से क्या बनते हैं। ये संधि विच्छेद में बहुत आगे काम आते हैं ये संयुक्त अक्षर, ये इस वजह से इनको तोड़ना है, आप इनको याद रख लीजिए। सजातीय स्वर कौन से हो जाएंगे? सजातीय स्वर वो स्वर हो जाएंगे जिनकी समान जाति हो, जैसे आ ई उ, ये क्या स्वतंत्र स्वर हो सकते हैं। और जो विजातीय स्वर है ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे आ और ई से ए बना हुआ है, आ और उ से ओ बना है, बड़ा अ और बड़ा उ से ए बना हुआ है, बड़ा अ प्लस ओ से औ बना हुआ है। ये कौन से? ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। व्यंजन के बारे में सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन है कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। व्यंजन जो वर्ण व्यंजन मतलब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे व्यंजन कहते हैं। जो भी वर्ण, जैसे मैंने लिख दिया का एक, क्या है का एक वर्ण है, लेकिन का में एक स्वर जरूर होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें एक स्वर जरूर होता है। का में क्या क्या लिखा हुआ? का लिखा हुआ है, आधा का है प्लस आधा का के साथ में आ मिला हुआ है। तो जो हमारा व्यंजन है तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि आ मिक्स हुआ ना, का प्लस आ से मिलकर बनता है का। तो व्यंजन क्या हुआ? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं लिख दिया खा, मैंने लिख दिया खा, लिख खा में क्या क्या मिला हुआ है? आधा खा है, हलंत लगा देंगे, आधे में खा प्लस आ, तो स्वर मिला है कि नहीं मिला है व्यंजन के साथ में। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर एक व्यंजन में अगर कोई भी व्यंजन है उसके साथ में हमेशा स्वर मिला हुआ है। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यंजन हमारे, अगर आप छोटे में पढ़ते होंगे, कोई पूछ ले कितने व्यंजन है तो आप बताते होंगे कि 36 व्यंजन, लेकिन 36 गलत है। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं हमारे 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। लेकिन आपने तो 36 पढ़ा है, तो तीन कौन कौन से नहीं होते हैं? एक हमारा छा त्रा ग्रा, ये कौन से? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब दो व्यंजनों से मिलकर के व्यंजन बने होते हैं। मैं आगे ये चीज़ बताऊंगा आपको। तो हमारे व्यंजन कौन से होते हैं? का खा गा गा अंगा, चा छा जा झा अया, टा ठा डा ढा अण, ये ढा लिखा है, ये गलत हो गया, ये ढा लिखा हुआ है ढा। त थ द ध न, पा फा बा भा मा, य र ल व सा, ख स ह छ त्र ज्ञ। ये हमारे कितने? ये हमारे व्यंजन हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, क्योंकि जो ये वर्णमाला है ना, वर्णमाला की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है संधि विच्छेद में। आगे अगला टॉपिक हमारा संधि का ही टॉपिक है, संधि विच्छेद। इंपॉर्टेंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। हम एक ट्रिक देखेंगे, का वर्ग, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पावर, ये हमें याद रखना है। कचट तप, ये आप याद कर लीजिए, कचट तप, ये कितने? 5 वर्ग हो जाएंगे। का वर्ग का खा गा गा अंगा, चा वर्ग चा छा जा झा अया, टा वर्ग टा ठा डा ढा है, ये ढा अण, ता वर्ग ता था दा ध न और पा वर्ग पा फा बा भा मा। ये हमारे जो 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये हमारे जो लास्ट के होते हैं, जो हमारे लास्ट में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब जो पंचमा अक्षर कहते हैं, जो लास्ट में 5वें नंबर है ना, इसको पंचमा अक्षर या नासिक कोण कहते हैं। इनको पंचमा अक्षर या नासिक कोण कहते हैं। दो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि नासिक कोण या पंचमा अक्षर कौन सा है, तो ये हमारे जो 5 होते हैं, अंगा इया अडय न और मा, ये हमारे पंचमा अक्षर या नासिक कोण होते हैं। और टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये हमारे वर्ग याद रखना है, कचट तप, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पंचमाक्षर या नासिक कोण की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। संख्या भी पूछ लेते, कितनी संख्या? 5 होती है। 5 कौन कौन से हैं? अंगा अया अण न और मा, ये हमारे 5 होते हैं न, पंचमाक्षर या नासिक कोण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, या रा ला और वा। हमारे अंतस्थ व्यंजन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछता है और हमें आगे चल के ये याद भी रखना पड़ेगा। जब अल्प प्राण, महाप्राण ये सब पढ़ेंगे, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, या रा ला वा। अर्धस्वर कितने होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा, अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं या और वा। अब अर्धस्वर इनको कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कौवा,
मैंने ये लिख दिया कौवा, अगर कौवा में व लिख दिया तो कोई दिक्कत, कौवा में अगर मैं आ लिख दिया कौवा तो कोई दिक्कत, दोनों कौवा पड़े। आ का स्थान हमारा व ले रहा है ना, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इधर चाहिए, चाहिए, चाहिए में एक ही मात्रा लगा के मैंने चाहिए लिख दिया। फिर अगर इसी को मैं चाहिए इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, चाहिए इस तरीके से भी मैंने चाहिए लिख दिया। तो जो हमारा ये या है ये एक का स्थान ले लेता है ना, इस वजह से या और वा को हम अर्ध स्वर का दर्जा देते हैं। प्रकंपित या लुंठित हम किसको, आर को कहते हैं। रा हमारा कौन सा है, रा प्रकंपित या लुंठित। इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो वो आर हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन ला हो जाएगा हमारा। पार्श्विक, ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचमाक्षर नसिक कोण कितने होते हैं, 5। अंगा इया अड़ा न मा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व और अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको ये यहाँ समझा दिया है। प्रकंपित या लुंठित रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन कोई संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। संख्या कितनी हुई, 4। सा और हा, तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएगी इसमें ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। स्रा, छ, त्रा और ज्ञा। तभी हमारे स्वर कितने होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि 36 होते हैं, लेकिन 36 में अगर 3 घटा दें, ये तीनों घटा दें तो कितने बच जाएंगे, 33। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 33। इनको हम व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33। इन तीनों को हम व्यंजन क्यों नहीं मानते, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों मानते, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 वर्ण से मिलते हैं। जैसे छा छत्रिय कई बार वर्ण ही पूछ लेता है कि जो छा छत्रिय किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो छा छत्री इसको कसा पढ़ लेते हैं। छा छत्री को आधा का प्लस पूरा खटकोण वाला सा से मिलकर बनता है। त्रा त्रिशूल आधा ता और पूरे रा से मिलकर बनता है। ज्ञा ज्ञानी आधा जा और अय्या से मिलकर के बनता है। स्रा जो होता है आधा शरीफा वाला आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है स्रा। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट टू फैक्ट, मेरे जो आपको बात बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऊष्मीय व्यंजन 4 सा हा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स्रा, छ, त्रा, ज्ञा। और ये इनसे जो ये संयुक्त हैं, जो किन किन से मिलकर बने हैं, ये मैंने लिख दिया है, ये इनसे मिलकर के बने होते हैं। छा छत्री आधा का और सा से। त्रा त्रिशूल आधा ता और रा से। ज्ञा ज्ञानी आधा जा और अय्या से। स्रा आधा शरीफा वाला सा से और रा से मिलकर के बनते हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं प्राणवायु के आधार पर स्वरों के प्रकार, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है जो हमारे प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु मतलब हमारे जो अल्प प्राण क्या हो जाए, अल्प मतलब कम वायु लगी हो, जिनके बोलने में कम वायु लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण किन्हें कहते हैं, जिनको बोलने में अधिक वायु लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन से हमारे व्यंजन आएंगे, अल्प प्राण में हमारे व्यंजन आएंगे का वर्ग। पहला का वर्ग देखिए, ये तो हमारा ये 1 नंबर हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। एक सेकंड थोड़ा रुक लीजिए, मैं मिटा के फिर से लिख दूँ। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग हो जाएगा। तो हमारा 1, 3 और 5 हमारे कौन से, 1, 3 और 5 हमारे होंगे, 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 हमारे कौन सा, एक तो हमारा 1 ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया 3 वाला, पेन चेंज कर लूँ मैं, ये हमारा 3 वाला वो ये हो गया, और हमारा ये हो गया 5 वाला। ये हमारे कौन से, ये अल्प प्राण होंगे। ये का वर्ग पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये कौन सा, 5वां वर्ग। जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग होगा हमारा अल्प प्राण होगा। अब ये आपको याद कैसे रखें कि देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा शब्द किससे स्टार्ट होता, आ से स्टार्ट होता, आ से स्टार्ट होता, तो आ में हमारा 1 हो गया। ये ला किस तरह से लग रहा है, ला हमारा 3, आप मान लें इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ 3 बन जाएगा। तो हमारा 1, 3 और 5 मतलब विषम संख्या चल रही हैं, तो 1, 3, 5 अल्प प्राण में ये
स्टार्टिंग एक्स हो गई और ला हमारा 3 के जिससे लग रहा है, तो हमारा 1 3 और 5, 1 3 5 हमारा अल्प प्राण में आ जाए और बाकी जो बचेंगे वो महाप्राण में चले जाएंगे। महाप्राण में 2 और 4 चला जाएगा, 2 हमारा 1 2 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो इसमें हमारा अल्प प्राण में कौन सा, पहला का चा टा ता पा, तीसरा गा जा डा दा बा और पांचवा अंगा या अड़ ना मा, ये हमारे कौन से अल्प प्राण हो जाएगा। महाप्राण में 2 4 खा छा ठा था फा और घा झा धा ठा धा और माँ, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण में ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कौन से में आपको ऊष्मीय व्यंजन अभी अभी बचा चुके। ऊष्मीय व्यंजन होते हैं सा हा। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हमारे, सा और हा होते हैं, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये भी ऊष्मीय व्यंजन हमारे महाप्राण में। लेकिन जो हमारे 11 स्वर होते हैं सभी स्वर किस में जाएंगे, अल्प प्राण में। एक ट्रिक आप यहाँ पर याद रख लीजिए, जहाँ पर भी 3 मतलब जाएंगे 1 2 3, जिस में भी 3 जाएंगे तो 3 वाले में हमेशा स्वर जाएगा। जहाँ पर भी तीन वर्णों की 3 वर्ण जाएंगे वहाँ पर हमेशा स्वर जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन में आपको पहले बता चुका हूँ कि अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन या र ल और वा, ये कौन से हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से हो जाएंगे, अल्प प्राण में हमारा पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग और सभी स्वर हो जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन या र ल वा हो जाएंगे अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण में हमारे 2 और 4 वर्ग आ जाएंगे, 2 दूसरा और चौथा वर्ग और ऊष्मीय व्यंजन आ जाएंगे। ऊष्मीय व्यंजन कौन, सा और हा, ये हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। ये 1 2 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा जो मैंने इतना प्रयत्न किया है समझाने के लिए। अब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर भी व्यंजन को कितने दो प्रकार से बांटा गया है। तो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो अघोष है और एक इसी को सघोष या अघोष कहते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर इसी को घोषत्व के आधार पर भी कह देते हैं, इसी को घोषत्व के आधार पर भी कह देते हैं। ठीक है, अघोष क्या होते हैं, अघोष और सघोष एक चीज़ है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें, अघोष हमारे स्टार्टिंग में मैंने उसमें अल्प प्राण भी मैंने बताया था, ये देख लीजिए आप। अल्प प्राण में मैंने बताया था कि 1 से स्टार्ट हमारा 1 पर रहेगा, लेकिन जो ला बन रहा है आधा वो हमारा 3 के तरीके बन रहा है, तो 1 3 5 अल्प प्राण में चले जाएंगे। और इसी तरीके से इसमें अघोष में 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ला तो बना नहीं, तो हम सीधा संख्या 1 और 2 लिख देंगे, 1 2। अघोष में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 और 2 जो हमारा एक पहला और दूसरा वर्ग होंगे ये कौन से, ये अघोष हो जाएंगे। और सघोष में बाकी सघोष में चले जाएंगे, सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा चले जाएंगे, तीसरा चौथा और पांचवा हमारे सघोष में चले जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पर भी 3 वर्ग जाएंगे वहाँ पर हमेशा स्वर जाएगा, या हमेशा स्वर वहाँ पर आ गया। और जहाँ 3 हमेशा जाएंगे वहीं पर, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ हमेशा। जहाँ देखिए अल्प प्राण में आप पहले आ गया, ला 3 के तरीके बन रहा, तो 3 हो गया अल्प प्राण में, और 5 1 3 5 हो गया। जहाँ 3 वर्ग गए हैं वहाँ पर स्वर गया, और जहाँ पर 3 वर्ग गए हैं वहीं पर स्वर, जहाँ स्वर गया है वहाँ पर अंतस्थ व्यंजन गया है। इसी वजह से इसको भी आप याद कर सकते हैं, जहाँ पर 3 वर्ग गए हैं वहीं पर हमारा स्वर गया है और वहीं पर हमारा अंतस्थ व्यंजन गया। अंतस्थ व्यंजन यानी या र ल वा, अंतस्थ व्यंजन गए हैं। इस वजह से थोड़ा की पॉइंट है वो पकड़ के आप याद करेंगे तो याद करने में आसानी रहती है। इस वजह से मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अघोष होता है और एक सघोष या घोष होते हैं। ठीक है, जो हमारा अघोष आल बना है तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 और 2 हमारे अघोष। और हमारे जो सा ऊष्मीय व्यंजन आप कह सकते हैं, ऊष्मीय व्यंजन में हा नहीं होगा, बाकी ऊष्मीय व्यंजन में सा और फा, ये अलग से याद रखना है। ऊष्मीय व्यंजन सा फा, पहला वर्ग हमारा ये हो गया, दूसरा वर्ग हमारे हो गया, ये दोनों कौन से हो जाएंगे, अघोष। लेकिन सघोष हमारे कौन से, सघोष में हो जाएगा तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष हमारे कौन कौन से वर्ग होंगे, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा हमारा सघोष हो जाएगा। और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन या र ल वा, अंतस्थ व्यंजन या र ल और वा, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे हमारे, या र ल वा कौन, सघोष होंगे। और हा और जा, ये याद रखना, हा और जा ये भी क्या होंगे, हमारे सघोष या घोष होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो ट्रिक थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की।
इसके बाद हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन याद करना मैं आपको ट्रिक में बता दूंगा, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आप ये उच्चारण का स्थान समझ लीजिए। आपको ओठ, दांत, कंठ, मूर्धा और तालु ये समझने में दिक्कत न हो, इस वजह से आप इस चित्र को पहले समझ लीजिए। ओंठ क्या होते हैं? ये सबसे पहले जो हमारे ओंठ हैं, ओंठ आपको ये दिख ही रहे होंगे। कौन सा ले लूँ मैं? पेन नीला दिखाई नहीं देगा, पिंक ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ओंठ। तो ओंठ कहाँ पर है? ये ओंठ, जहाँ ओष्ठ की बात है, ओंठ। दांत ये आपको सबको पता है, सामने वाले हमारे दांत हो जाएं। ओंठ और दांत आपको पता चल गया। तालु हमारे जो जीभ के ऊपर वाले भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। इसको तालब या तालु कहेंगे। मूर्धा किसे कहेंगे? मूर्धा कहेंगे जो हमारे गांठ की तरह के निकला थी ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं मूर्धा। और कंठ किसे कहते हैं? कंठ जहाँ पर हमारा ये, जिसको हम चिरैया कह देते हैं, जो हमारे गांठ तरीके बनी है गर्दन में, इसको क्या कहते हैं? कंठ कह देते हैं। ये हमारा मूर्धा हो गया, ये हमारा तालु हो गया, ये हमारे ऊँट हो गए, और ये हमारे दांत हो गए। आप थोड़ा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन न हो कहाँ से बोल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ। अब आइए आप यहाँ, इसकी हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको याद रखना है KTM 2। ट्रिक हमारी है KTM 2। ट्रिक आप पहली बात याद रख लीजिए, एक कागज़ में आप लिख लीजिए KTM 2। KTM 2 आपको ट्रिक हमेशा याद रहनी चाहिए। KTM में जो के होगा, के से हो जाएगा कंठ, जो टी होगा, टी से हो जाएगा तालब, जो एम होगा उससे हो जाएगा मूर्धन्य, और जो डी होगा उससे हो जाएगा दंत, और जो ओ होगा उससे हो जाएगा ओष्ठ या होंठ, मतलब आप समझ लीजिए ओष्ठ या होंठ, ठीक है। KTM 2। KTM में जो का वर्ग वाला है, जो कंठ से बोला जाएगा, जो हमारा पहला का वर्ग है, जो का वर्ग है कैसे कंठ से बोला जाएगा? का खा गा गंगे किससे? कंठ से बोले जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। जो हमारा चा वर्ग है, चा वर्ग हमारा तालब से बोला जाएगा। चा आप अगर चा बोलेंगे तो आपकी जो जीभ के ऊपर वाला भाग है वहाँ पर आपकी जीभ छू रही होगी। चा, छा, जा और अइया। इसके बाद एम से जो हमारा टा वर्ग है वो मूर्धन्य से बोला जाएगा। टा, ठा, डा, ड एंड। इसके बाद दंत से आप देख रहे होंगे कि दंत में जो ता वर्ग है, जो आपके जो ता बोलेंगे तो आप दांत में आपकी जीभ भिड़ेगी। ता, थ, द, न। ये कौन सा? डी हमारा दंत वर्ग। ता से ता वर्ग हमारा हो जाएगा दंत से। ओ से हमें ओष्ठ, यानी पा वर्ग किससे बोला जाएगा? पा वर्ग बोला जाएगा ओष्ठ से। पा, फा, बा, आप देखें दोनों ऊँट हमारे जुड़ रहे हैं। पा, फा, बा, म, ऊँट हमारे दोनों जुड़ रहे हैं, तो हमारा पावर कहाँ से बोला जाएगा? पावर हमारा बोला जाएगा ओष्ठ से। एक बार और समझ लीजिए, जो हमारा का वर्ग है, का वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? हमारा कंठ से बोला जाएगा। जो हमारा चा वर्ग है कहाँ से बोला जाएगा? तालब से बोला जाएगा। जो हमारा टा वर्ग है हमारा मूर्धन्य से बोला जाएगा। जो हमारा ता वर्ग हमारा दंत से बोला जाएगा। जो पा वर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा, होंठ से बोला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अब स्वरों को कैसे याद करा जाए? स्वरों को याद करने की हमारी ट्रिक हमारी, मतलब एक कोई यस ट्रिक है हमारी। विवाह होता, कोई मतलब शादी हो रही, ठीक है, विवाह हो रही है, वो यस नाम का लड़का है, उसका विवाह हो रहा है, ईएस नाम के लड़का का। ईएस जब विवाह हुआ तो ये ऋषि बन गया, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था, तो ऋषि बन गया। और ऋषि ने इतनी तपस्या करी कि इसके शरीर में कुछ नहीं बने, शरीर इसका लाश बन गया। तो पड़ोस वाले करें, ई देखो ये तो ईएस है, इसका विवाह हुआ था, विवाह के बाद ऋषि बना था, ऋषि के बाद देखो ओ लाश बन गया। ये पड़ोसी करें, ई देखो। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विवाह समय क्या, विवाह से ई आपको नहीं याद रखनी है, ई आपको नीचे से, तो वी से वा में छोटा अलग है, और वा में बड़ा अलग है, और हा हो जाएगा। तो हमारा जो कंठ से बोले जाएंगे, छोटा आ, बड़ा और हा, ये कहाँ से बोले जाएंगे? ये कंठ से बोले जाएंगे। अब ईयस, विवाह हुआ ईयस का, छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, ये कहाँ से बोले जाएंगे? ये हमारे तालब से, जो ये सीधे लिखे हैं वही बोला जाएगा। तालब से बोले जाएंगे हमारे छोटी, बड़ी और ई और सा। इसके बाद ऋषि बन गया ईयस, तो ऋषि बोला जाएगा रा और खटकोड़ा,
खटकुड़ा वाला खटकुड़ा ये कहाँ से बोले जाएंगे, ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाएंगे। लास बन गया ला और सा, ला और सा कहाँ से बोले जाएंगे, हमारे दंत से बोले जाएंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से बोले जाएंगे, हमारे ओंठ से बोले जाएंगे। ये ट्रिक थी आपको उच्चारण के आधार पर, ये हर एग्जाम में आपको नंबर दिला के जाएगी ट्रिक, जो मैंने ये आपको लिख रखी है। ये ट्रिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ट्रिक है। एक बार आपको ट्रिक और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा मैं मिटा कर ही कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें याद रखनी है KTM, ट्रिक है KTM 2, KTM 2। के का मतलब है कंठ, टी का मतलब है तालब, एम का मतलब है मूर्धन्य, डी का मतलब है दंत, ओ का मतलब है ओष्ठ। ये मतलब समझ आएगा। जो हमारा का वर्ग है ये हमारा कंठ से बोला जाएगा, जो हमारा चा वर्ग है ये तालब से बोला जाएगा, ये टा वर्ग है हमारा मूर्धन्य से बोला जाएगा, और ये जो ता वर्ग है ये दंत से बोला जाएगा, और जो हमारा पा वर्ग है हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा। लेकिन सबसे ये तो कम पूछता है, लेकिन ये जो पूछता है ये बहुत ज़्यादा पूछता है। हमारा एक ईएस नाम का कोई लड़का है, उसका हमने करवा दिया विवाह, इसका विवाह हुआ, इसका विवाह के बाद विवाह हुआ ईएस नाम के लड़का का, ईएस नाम का विवाह हुआ, विवाह के बाद इसके घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो ये कह रहा मैं जा रहा हूँ संत बन जाऊँगा, ऋषि बन जाऊँगा। ये बन गया ऋषि, ऋषि बन गया जिसने तपस्या खूब करी, तपस्या बनी जो शरीर में नहीं बना कुछ, ये बन गया लाश बन गया। तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ए ई देखो उई देखो उई देखो लाश बन गया, उई देखो उलास बन गया। तो हमारा उई ऊ और ऊ आ जाएंगे। तो विवाह से हमें याद रखना है छोटा आ बड़ा और हा, ये कहाँ से बोले जाएंगे, ये कंठ से बोले जाएंगे। छोट ईयस से हो जाएगा छोटी ई बड़ी या और सा, ये हमारा कहाँ से बोले जाएंगे, ये हमारे तालब से बोले जाएंगे। ऋषि से हो जाएगा ऋषि, रा और सा, ये हमारा कहाँ से, ये मूर्धन्य से बोले जाएंगे। ला और सा, ला और सा कहाँ से बोले जाएंगे, दांत से बोला जाएगा। बच्चा हमारा ओष्ठ से, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ हमारे कहाँ से, ऊ ओष्ठ से बोला जाएगा, यानी ओंठों से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा ऊ और ऊ। ये थे उच्चारण स्थान के आधार पर, जो उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। आपको एक दो चीज़ और मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो ए होता है, ए और ए, ये कई बार क्वेश्चन पूछे, ये कहाँ से बोला जाता है, ये कंठ और तालब से बोला जाता है। कंठ तालब, कंठ और तालब से बोला जाता है। जो हमारा वा होता है, वह हमारा दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछ चुका है। तो ए और ए कहाँ से, कंठ तालब से बोला जाएंगे, वह दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ, जो हमारे वर्णों का वर्गीकरण किया गया, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण कितने हैं हमारे, वर्ण हैं 52। वर्ण कितने हमारे, वर्ण हैं 52। वर्ण कितने हैं 52, आपको याद रखना है। स्वर कितने मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। स्वर कितने हैं, स्वर हमारे कितने, स्वर हैं 11। अयोग्य की संख्या कितनी है, अयोग्य में बता चुका हूँ आपको। अयोग्य, राइटिंग नहीं बन रही, आप समझ लेना। अयोग्य कितने होते हैं, अयोग्य होते हैं 2। अयोग्य 2 कौन कौन से, एक होता है अंक, अयोग्य में एक होता है अंक और एक होता है आहा, आहा। लेकिन जो अंक होता है, इस अंक को क्या कहते हैं आपको पता है, इस अंक को कहते हैं कि, इस अंक को कहते हैं इस अंक को कहते हैं अनुस्वार, इस अंक को कहते हैं अनुस्वार, और इस आहा को कहते हैं विसर्ग, इस आहा को कहते हैं विसर्ग, कहते हैं इस आहा को। अब इसके बाद उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ताड़नजात या विकसित वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त, 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 उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से, उत्क्षिप्त होता है डा जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, और ढा जिसके नीचे बिंदी लगी। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उत्क्षिप्त कितने होते हैं, 2। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा स्रा होता है, एक छत्री होता है, एक तरा त्रिशूल होता है, और एक ज्ञानी होता है। ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमारा एक और आपको बता रहा हूँ व्यंजन, मैंने आपको व्यंजन बहुत बार बताया। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, कुल वर्ण हो जाएंगे हमारे 52। ये वर्णों का विभाजन था, इस वजह से मैं आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो कोई कमी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।